बताइए वकील साहब, आज आपने कोई एक पीआईएल माननीय न्यायालय में पेश करी है जिसमें बताया गया है कि कचरा पॉइंट के लिए जो इन्होंने स्टेशन बनाए हैं तो उसके लिए बजट भी पास होगा, स्टेशन भी बन गए, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो किस मामले, क्या है मामला है और माननीय न्यायालय में क्या पेश किया सर आपने? ये बात बिल्कुल सही है कि कोटा नगर निगम उत्तर में 2 कचरा स्टेशन बन चुके हैं और करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से ये दोनों कचरा स्टेशन बनाए गए हैं। ये कचरा स्टेशन करीब 3 महीने पहले ही तैयार हो चुके हैं और इन तीनों कचरा स्टेशनों का निरीक्षण खुद नगर निगम कोटा उत्तर आयुक्त और नगर निगम कोटा उत्तर महापौर कर चुकी है, यानी कि ये बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन फिर भी ये आज बंद अवस्था में पड़े हुए हैं। इनके चालू नहीं होने से जो कचरा है उसको लेकर के लोगों की समस्याएं हैं। कचरे का सही ढंग से निस्तारण नहीं हो पा रहा है। हुआ क्या था कि घर घर टिपर के माध्यम से संग्रहित होने वाले कचरे को सीधा कचरा ट्रांसफ़र स्टेशन पहुंचाने और कचरा पॉइंटों को साफ रखने की योजना थी। वर्ष 2023 में इनकी ओर से स्टेशन रोड स्थित जिंद महाराज मंदिर के पीछे और उम्मेदगंज मुख्य मार्ग पर 2 आधुनिक कचरा ट्रांसफ़र स्टेशन बनाने का कार्य आरंभ किया गया था। 2 वर्ष बाद 15 करोड़ रुपए की लागत से इनका निर्माण तो पूर्ण हो गया, लेकिन 3 महीने बाद भी इनका संचालन नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जनता को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब ये स्टेशन तैयार हैं तो इनका उपयोग आखिर क्यों नहीं हो रहा है? और राज्य सरकारों की, और मैं तो कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कचरे और सफाई अभियान को लेकर के जब से ये अपने कार्यकाल में आए थे तब से ये अभियान छेड़ा था। तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब चीज़ें तैयार है तो उनका उपयोग क्यों नहीं हो रहा? 15 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। इसी बात को लेकर के और इसी समस्या को लेकर के एक जनहित याचिका आज दिनांक 17/4/2025 को माननीय न्यायालय स्थायी लोक अदालत कोटा में लोकेश कुमार सैनी एडवोकेट, धर्मबंधु आर्य स्वतंत्र पत्रकार, जगदीश अरविंद क्राइम रिपोर्टर जननायक और जगदीश प्रसाद नायक निवासी सुभाष नगर सेकंड कोटा द्वारा नगर निगम कोटा उत्तर आयुक्त के विरुद्ध, नगर निगम कोटा उत्तर महापौर के विरुद्ध और जिला कलेक्टर के विरुद्ध याचिका पेश की गई है। माननीय न्यायालय ने ये मामला सुना, समझा और बहस सुनी, मामला दर्ज किया और इसके अंदर इन तीनों को ही माननीय न्यायालय ने तलब किया है और तारीख दी है 6/5/2025। शुभ नाम बताइए। लोकेश कुमार से में कई बार बच्चों की मौत हो जाती है, एफआईआर दर्ज होती है और उसमें केडीए को या यूआईटी को नोटिस दिया जाता है, उसको मुआवजे की राशि मिल जाती है, लेकिन फिर दूसरे प्लॉट में कोई दूसरा बच्चा एक्सपायर हो जाता है। तो ये सिस्टम कब तक चलेगा? कोटा शहर के अंदर अगर देखा जाए तो 4.5 लाख प्लॉट खाली पड़े हुए हैं और कम से कम 50,000 से ज़्यादा खाली मकान पड़े हुए हैं और वो सड़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एक तो ये बीमारी का कारण है जिससे सरकार का लाखों रुपए दवाइयों में फोकट खर्चा हो रहा है। तीसरी, इससे जनहानि हो रही है। क्यों नहीं कलेक्टर इस पे स्टेप लेकर इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए? बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया है। कोटा शहर के अंदर लाखों की संख्या में भूखंड खाली है और इसका संपूर्ण जो जिम्मा है वो स्वायत्त शासन संस्था का है, जिसे अपन नगर पालिका क्षेत्र के रूप में ले सकते हैं, नगर परिषद के रूप में ले सकते हैं और महानगर की या शहर की जहाँ तक बात आती है तो उसको अपन नगर निगम में या महानगर पालिका क्षेत्र में ले सकते हैं। तो कोटा शहर की बात आती है तो यहाँ पर इसके लिए 2 जिम्मेदार हैं, कोटा नगर निगम उत्तर आयुक्त और महापौर। कोटा नगर निगम उत्तर आयुक्त और कोटा नगर निगम दक्षिण आयुक्त और महापौर। और जहाँ तक सरकार की ओर से उसके प्रतिनिधि का सवाल है तो निश्चित रूप से आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि जिला कलेक्टर की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस गंभीर समस्या से किस प्रकार से निजात दिलाई जाए। सीधी सी बात है और ये कानूनन है कि कोई भूखंड यदि किसी व्यक्ति ने परचेज किया है या खरीदा है और वो खाली पड़ा हुआ है
और उसका समतलीकरण नहीं है, तो सबसे पहले तो आप उस भूखंड को समतल करवाओ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जिम्मेदार अधिकारियों को ग्राउंड लेवल पर उतरना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ऐसी कमरों में बैठ करके ये फाइलों पर साइन करते रहो और लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें, मौतें होती रहे। हाल ही में इसी प्रकार का एक मामला देखा गया जिसके अंदर एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल के भूखंड में पानी भरा हुआ था। उस पानी भरे हुए भूखंड में एक बच्चा डूब करके मर गया। ये किसकी लापरवाही है भाई? क्या नगर निगम को वो भूखंड दिखाई नहीं देता क्या? जिस समय वो भूखंड आवंटित हुआ, मैं तो उसी की बात नहीं करूँगा, सभी भूखंडों की, जो भूखंड नगर निगम ने आवंटित कर दिए हैं या नगर निगम की नॉलेज में है या कोई नॉलेज में दिलाता है, उन सभी भूखंडों के आप सर्वप्रथम तो इनको समतलीकरण करवाना होगा और एक निश्चित टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम पीरियड के अंदर आप इस भवन पर निर्माण कार्य कर लें। इस मामले को लेकर नहीं करें तो आप उन भूखंडों का आवंटन निरस्त करें, सख्त कार्रवाई। इस मामले को लेकर मैं आपसे सवाल करता हूं कि 2013 में माननीय शांति कुमार धारीवाल जी ने सख्त आदेश दिए थे कि 3 महीने के अंदर अंदर सभी अपने भूखंडों पर निर्माण करवाए, लेकिन नहीं हुआ। नगर निगम से अगर इसका जवाब मांगा तो नगर निगम का ये कहना है कि कोटा के अंदर या तो प्लॉट यूआईटी के हैं या फिर प्लॉट रिक्को के हैं। तो हमारी व्यवस्था तो रोड पे नाले पे जमाव कचरा उठाने की है। उस प्लॉट पे हम क्यों कचरा उठाए जो नगर विकास न्यास का, हाउसिंग बोर्ड का या रिक्को का है? ये एबिलिटी तो उनकी बनती है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये निगम का जवाब है। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जिम्मेदार अधिकारी यही बात कह करके आपस में पल्ला झाड़ लेते हैं। यहाँ पर आता है सरकार का रोल। नगर निगम ने कह दिया कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता, कि कोटा विकास प्राधिकरण या यूआईटी ने कह दिया कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता, इसकी लाइबिलिटी हम। हाँ, यूआईटी का भी ये कहना है कि हमने तो व्यक्ति को आवंटित कर दिया। हाँ। अब उस आवंटित का तो पता ही नहीं, हम उसको कहाँ ढूंढे। हाँ। तो अब ये बताओ कि इस समस्या का समाधान कौन करेगा? इस समस्या का समाधान राज्य सरकार को एक अभियान चला करके जिला कलेक्टर के मार्फत करना चाहिए, क्योंकि ये उनका प्रतिनिधि है। जिला कलेक्टर के मार्फत अभियान चला करके ये करना चाहिए और जिन व्यक्तियों के भूखंड इस प्रकार से हैं उनके खिलाफ या तो उस पर वो शीघ्र निर्माण कार्य करें नियमानुसार, और अगर वो निर्माण कार्य नहीं करते हैं तो संबंधित विभाग उन पट्टों को जो उन्होंने आवंटित किए हैं उनको निरस्त करे और नहीं करने और क्या नाम से जो उसका पालन नहीं करता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लावे।